बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो डे है दैट इज़ ओनली ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे डील करना है एग्ज़ाम में, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पेपर पास करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और प्लस हम बुक कौन सी पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, और पेपर कैसे आता है, लास्ट अटैम्प्ट कैसे आई। ठीक है, सो एक ओवरव्यू होगा आज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग सारे पीआरसी क्लियर? ओके, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसने अभी रिजल्ट वेटिंग हो? हैं कुछ लोग, अच्छा सही, चला। अच्छा जी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। वैसे तो एडमिशन कराते हुए नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली मेरा जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स। एक्स सीएफओ के तौर पे रिज़ाइन किया मैंने लास्ट अपनी जॉब से। मुझे लगता था कि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने में ज़्यादा मज़ा है, तो मैंने फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो इसके साथ इससे पहले मैं टीचिंग और इंडस्ट्री दोनों करता था, क्योंकि टीचिंग, अच्छा मेरा टीचिंग में भी जो मेरी लोगों की तरक्की होती है, लोग ऊपर जाते हैं, मैं तरक्की करके नीचे आया। ठीक है, लोग नीचे से पढ़ाना शुरू करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। मैंने डायरेक्टली सीए फाइनल पढ़ाना शुरू किया, कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट, एंड देन मेरी तरक्की हुई, मैं कैफ पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी तरक्की हुई, मैंने पीआरसी के भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन अब मैं पीआरसी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ कैफ स्टेज के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा मैं अप्रॉक्सीमेटली पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लॉ के सब्जेक्ट ही मेरा अपना जो इंडस्ट्री एक्सपोजर रहा, वो भी यूजुअली ज़्यादातर सेक्टोरियल प्रैक्टिसेस रहा, जिसमें मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के तौर पे शुरू में मैंने जॉब की। देन लेटर ऑन मैंने सीएफओ के तौर पे जॉब की, उसी ग्रुप के अंदर प्रमोट होते होते, और फाइनल रिज़ाइन किया एज आ सीएफओ। ठीक है, लोग पूछते हैं क्यों रिज़ाइन किया, तो मैंने वजह बता दी है। मुझे मुस्तकबिल के बच्चे तबाह करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इस वजह से शायद, तो मुझे लगता था मेरा पैशन है, दैट्स वाई, तो मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया। ठीक है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है मुझे काम नहीं आता। आई वाज एक्सपर्ट इन दैट एज वेल। ओके जी, अच्छा। मैंने जैसा कहा ये इजी पेपर है, ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं मार्क्स एलोकेशन के ऊपर, कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर है, MCQs 15 मार्क्स, तो टेक्निकली बाकी कितने बचे, 85 की क्लासिफिकेशन कुछ ICAP ऐसे करता है, डिस्क्रिप्टिव 40% और रिमेनिंग केस स्टडी 60%। तो अगर मैं आसान सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हुई है, तो 34 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी जिसे आप रट्टा कहते हो, आप मेमोराइज की होंगी प्रोविजंस, कंडीशंस, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे। रिमेनिंग 51% है जो कि डिसिसिव है, जहाँ पे आप लोगों के मुकद्दर का फैसला होता है। ठीक है, टेक्निकली यही बोलना चाहिए कि जहाँ पे ICAP वाकई ही आपको इवेलुएट कर रहा होता है कि अच्छा यार, स्टूडेंट के साथ करना क्या है हमने। ठीक हो गया, तो पहले एक आसानी के लिए बोल दूँ कि अब मार्किंग का जो सिनेरियो है वो सिंडिकेटिंग मार्किंग के हवाले से चलता है। वो ये कि एक क्वेश्चन एक एग्जामिनर चेक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बेगम से मार खाई होगी, बेगम से लड़ा होगा, तो आपके पहला क्वेश्चन बस आपका पेपर उसके हत्थे आ गया तो उसने आपका ऐसी की तैसी कर देनी है। ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके पास आपका एक क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन नंबर से मैं कहता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर रहा हूँ आप लोगों का, तो आपका मेरा बहुत गुस्सा भी निकला, मुझे बहुत ज़ोर से डांट पड़ी, तब भी मेरा गुस्सा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पे निकलेगा। ठीक है, पढ़ सकती है यार, शादीशुदा इंसान हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे निकलेगा। इससे ज़्यादा उसका गुस्सा या उसकी जो पर्सनल बाइसनेस है वो आपके पेपर को इम्पैक्ट नहीं करी। वैसे इतना भी नहीं होता, उसकी रीज़न बता देता हूँ कि आपका पेपर उसके बाद मॉडरेटर से गुजरता है। ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा ICAP के काउंसिल मेंबर क्लेम करते हैं, मैं नहीं जानता, काउंसिल मेंबर इस बात को क्लेम करते हैं कि जनाब अगर कोई पेपर 40 से ऊपर फेल हो रहा हो, कोई स्टूडेंट 40 मार्क्स से ऊपर फेल हो रहा हो, तो मॉडरेटर उसका पेपर लाजमी चेक करता है। ऐसा नहीं होता कि मॉडरेटर से वो पेपर नहीं गुजरेगा, ऐसा उनका क्लेम है। 45 से ऊपर तो उनका और कोई अजीब सा क्लेम था, लेकिन चलो 40 से ऊपर उनका क्लेम है कि जी हम लोग पेपर मॉडरेटर से चेक करवाते हैं कि क्या कहीं एग्जामिनर की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई इस स्टूडेंट को, क्या जस्टिफाइड मार्क्स दिए हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, सो ये इस बात का कॉन्फिडेंस रखें कि आप लोगों ने जो किया है उसी के नंबर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीरों के बच्चे पास हो जाएंगे और गरीब का बच्चा पास नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी भी सिक्योर की जाती है, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट भी नहीं। जो लिखा है उसी के नंबर मिलने हैं, और उसमें से भी डिसिसिव
ये एरिया बन जाना है केस स्टडी, ये सबसे ज़्यादा डिसिसिव है, यहाँ पे फैसला हो रहा होता है क्योंकि आप यहीं पे ज़्यादा ब्लेंडर कर रहे होते हो, ठीक है। ब्लेंडर्स क्या हैं वो भी बात करता हूँ मैं। देखो नीचे एक लाइन भी लिखी हुई है, मार्केट राइटिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट इन गेटिंग थ्रू दिस एग्जाम। लिखना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लिखना केस स्टडी के अंदर। यूजुअली स्टूडेंट कर क्या रहा होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को ना। इससे पहले आप लोग मोस्टली मेरा ख्याल है इंटरमीडिएट और ओ लेवल्स ए लेवल से कम लोग आए होते हैं। कितने लोग हैं ओ लेवल्स ए लेवल्स के बैकग्राउंड से? नो, इंटरमीडिएट। मैं भी इंटरमीडिएट से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है इस बात के ऊपर। हम लोगों को ना क्रिएटिव राइटिंग की आदत नहीं होती, हमने कभी राइटिंग की नहीं, हमने इवन के ऐसे भी याद किया होता। ऐसा है कि मैंने खाली किया होता था, हाँ। सो वो यूजुअली एक ही ऐसे याद करा होता था और उसके बाद वही ऐसे सबके ऊपर पेस्ट करना होता था। मतलब वो बेस्ट फ्रेंड के ऊपर मजमून याद किया हुआ है, ठीक है, और वही हर जगह पेस्ट कर देना है, ठीक है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, तो वो जब माई फादर पे मजमून है ना, आई हैव मेनी फादर्स बट दैट वन इज माई बेस्ट। सो हम लोग अक्सर ऐसे काम करते रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर। सो फिर बात आती है पीआरसी की। तो पीआरसी में चूंकि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स हैं तो वहाँ पे भी आपकी क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट नहीं होती। सो वो भी एक फेज़ गुजर जाता है, स्टेज गुजर जाती है। अब कैप स्टेज वो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करते हो एक सब्जेक्टिव पेपर को। सो स्टूडेंट के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि एक तो लॉ है, स्टूडेंट को लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे लिखना है। हालांकि बहुत आसान काम है, सिखाऊंगा प्रॉपर्ली कि कैसे लिखना है, एक आंसर कैसे करना है केस स्टडी का। सो उसके ऊपर हम एफर्ट करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका क्या है, इश्यूज क्या हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं, साथ एफर्ट पे भी बात कर लेंगे। अच्छा जी, मैं बहुत बेशक क्वालिफाइड बंदा हूँ लेकिन बहुत कंजूस हूँ, इसलिए ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा शायद, चलो कोई बात नहीं। ये आप लोगों के इजीली विजिबल है, पढ़ पा रहे हो आप लोग, या इसको थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई थिंक नाउ इट्स वर्किंग। चल ये थोड़ा सा बेहतर हो। अच्छा जी, हम इस राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे होंगे जनाब, मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा लिखने के लिए, ठीक है। पास पेपर्स के क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया करूंगा और अगले दिन चेक भी किया करूंगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस तकरीबन मैं 1 महीना चलाऊंगा, ठीक है। 1 मंथ तक मैं होमवर्क चेक करता हूँ, उसके बाद भी होमवर्क देता हूँ, लेकिन उसके बाद जजमेंट पे उस पर ऑप्शनल कर देता हूँ कि स्टूडेंट इसको, बेटा ये क्लोज कर दो, स्टूडेंट उसको करना चाहे तो मुझे चेक करवाए, नहीं करवाना था तो मुझे उसमें मैं डिस्कशन ज़रूर करता हूँ अगले दिन पास पेपर की कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना था, बट उतना केयरफुली चेक नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि 1 महीना लगता है किसी मरीज़ को उसका मर्ज़ बताने के लिए कि भाई तुम्हारी राइटिंग में प्रॉब्लम क्या है। देखो हम 3 फेजेस में आंसर कर रहे होते हैं, वो क्या है फेजेस वो अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उन 3 फेजेस में से आप किस फेज में कमज़ोर हो मुझे आपको वो आइडेंटिफाई करना। आप प्रोविजन अच्छी सिलेक्ट नहीं करते, आप केस स्टडी से लिंकेज अच्छा बिल्टअप नहीं करते, आप कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखते, किस स्टेज पे प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट का अपना प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट लिंकेज प्रॉब्लम करते हैं। कुछ लिंकेज बहुत अच्छा करते हैं, कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखते, कुछ लिंकेज पुअर करते हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, हर स्टूडेंट का अपना एक प्रॉब्लम होगा। तो मैं 1 महीना जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू करूंगा विद फाइन, ठीक है। मैंने जिसना कहा मैं पैसे लिया करूंगा, ठीक है, और जो होमवर्क करके नहीं आएगा, गलत करने पे कोई गलती वो नहीं है, लेकिन जो होमवर्क नहीं करेगा उसको पेनलाइज करूंगा ताकि उसे पता लगे कि उसने होमवर्क की इंपॉर्टेंस को समझना है, ठीक है। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। इस 1 महीने में ये आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों की कौन सी मिस्टेक है, आप लिखने में कहाँ गलती कर रहे हो। क्लियर, ये बात समझ आई। सो हम इस होम प्रैक्टिस से ये चीज़ इवेलुएट कर रहे होंगे। दूसरा ऑनलाइन के लिए ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे, आप अपना होमवर्क मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करेंगे और मैं वहीं पे चेक करके आप लोगों को वापस फॉरवर्ड कर दिया करूँगा ग्रुप के अंदर जी। अच्छा जी, कॉमन इश्यूज़ राइटिंग के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। स्टूडेंट जंपी सेंटेंसेस लिखता है, जैसा मैंने कहा कि स्टूडेंट, जैसा मैंने मजमून वाली एग्जाम्पल दी अजीब सी, लेकिन यूजुअली स्टूडेंट ना जंप करता है, डायरेक्टली कंक्लूजन्स लिखना शुरू कर देता है। अच्छा, एग्जामिनर को पता है कंक्लूजन क्या हो, लेकिन ये सब्जेक्ट ना, एक बात समझ लो, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। यूं समझें कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 के से 4 मार्क्स हैं, तो अगर आप में से किसी का दिल करे तो आई कैप की साइट के ऊपर, या आपने लॉगिन्स करोगे आई कैप की साइट के ऊपर ही पेपर के नीचे मार्क्स एलोकेशन दी हुई है एग्जामिनर की। उसमें एग्जामिनर बताया होगा आपको ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है,
इसके अंदर ये पर्टिकुलर आपने ए पॉइंट लिखा, बी पॉइंट लिखा और सी पॉइंट, इनमें से मैंने ए के मार्क्स रखे हुए हैं 1, टू बी के 2 और सी के 1। मैथमेटिकली उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, मैंने ये 3 स्टेप्स के इतने मार्क्स रखे हैं। अब अज्यूम करें आप लोग लिखते हुए, बीइंग स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप पहली दफ़ा साइंसदान बनते हो, ऑथर बनते हो एग्जाम हॉल में जाके, और उसे कहते हो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ लॉ कैसे लिखते हैं। फिर जो आप वो लॉ लिखते हो ना वो सिर्फ आप ही को समझ आता है, ठीक है। सपोज आपने ये स्टेज मिस कर दी, तो एग्जामिनर ने मैथमेटिकल आपका पेपर चेक करना और आपको कितने मार्क्स देने हैं, 1 और 1, 2 मार्क्स। आप बेशक घर आके वो कैलकुलेशन करते रहें, जो इंटरमीडिएट लेवल पे आप कर रहे होते हैं, 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, ये अच्छा लिखा, ये मैंने पूरा पेज का लिखा है तो 2 तो आ ही जाएंगे। पूरे पेज, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ठीक है, क्वालिटी मैटर करेगी। आप 3 लाइनों में भी आंसर लिख दोगे, मार्क्स पूरे आ जाएंगे, ठीक है, गारंटेड। आपने प्रोवाइडेड डेट ये तीनों बातें कर ली हैं, उससे वो बाउंड हो गया कि उसने आपको 4 मार्क्स पूरे देने हैं। अब आप ये 3 बातें बेशक 3 लाइंस में कर लें, ये 3 बातें बेशक एक पेज में कर लें, मार्क्स आपको ये 4 ही मिलने हैं। बात समझ पा रहे हो, एग्जामिनर को समझ पा रहे हो। सो मैथमेटिकल एग्जाम है, और आज जाके एक एफर्ट कीजिएगा, आज आप चूंकि पढ़ कुछ नहीं रहे तो आज जाके एक एफर्ट कीजिएगा, आई कैप की साइट पे आपने जाना है और आपने अपने एग्जाम में कैप 4 में जाके वहाँ पे मार्क्स एलोकेशन होगी, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्क्स एलोकेशन, वो आपने एक दफ़ा खोल के चेक कर लेना है। हर क्वेश्चन के आगे उसने ब्रेकअप दिया होगा आपको कि मैंने इस लाइन लिखने के 2 नंबर रखे हुए थे, ये लाइन ज़्यादा टेक्निकल थी, मैंने 3 नंबर रखे हुए थे। बात समझे? तो आपने अगर वो लाइन ही मिस कर दी है तो मतलब आपके वो 3 नंबर गए। कोई क्वेश्चन था बेटी का? सर वो तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना। क्वेश्चन के हिसाब से क्या मतलब? जैसे क्वेश्चन में उसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखे, बिल्कुल ठीक है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। ट्रू। लेकिन क्वेश्चन मैंने जिसने कहा क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी का तो एक ही पैटर्न है, वो कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह, कल से ऑनवर्ड सिखाना, थोड़ा सा पढ़ ले फिर सिखाना शुरू करूंगा। केस स्टडी का तो एक ही पैटर्न है, ठीक है, उसके 3 स्टेप्स हैं, वो 3 स्टेप्स करने ही हैं पूरे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यस ट्रू, किसी हो सकता है उसने 4 पॉइंट्स पूछे हो, 4 के 4 मार्क्स हो सकता है 0.5 मार्क्स रखे हो, आपको क्लियरली शो करेगा एग्जामिनर। आपने एक दफ़ा जाके, आज का होमवर्क बस यही है, आपने एक दफ़ा ऑनलाइन में उसको सबके लिए एक्सेस है ना आई कैप की साइड, आपने बस एक दफ़ा ये देखना है कि मार्क्स एलोकेशन शीट में उसने कैसे उसको मार्क्स को एलोकेट किया हुआ है। आपको नजर आएगा इवन के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें उसने 0.5 मार्क्स रखे होंगे एक सिंगल पॉइंट के, कि हो सकता है ऐसा भी हो कि 3 पॉइंट्स लिखने के मैंने हर पॉइंट के 0.5 मार्क्स रखे हुए हैं, या इसका 1 रखा हुआ, सपोज ये टोटल मार्क्स क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स का, उसकी एलोकेशन है, वो उसने डिसाइड किया हुआ है एग्जामिनर ने कि कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंस था और उसकी कितने मार्क्स हैं। क्लियर? सो मैथमेटिकल पेपर है, जितना अच्छा लिखोगे, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। क्लियर? नहीं, इतना वो अच्छा, अब इतना वो आपको बताएगा ये 2 बातें लिख देना मेरी तरफ से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर में थोड़ी बताएगा, गैस हो जाएगा, आइडिया पढ़ना तो शुरू करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा किस बात के कितने मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अनप्लैन्ड आंसर्स, सेंटेंस अनअरेंज्ड। अनप्लैन्ड आंसर क्या है? यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर है कि आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, ठीक है, साथ वाला भी बैठ गया, ठीक हो गया, अब वो पढ़ के शुरू हो गए लिखना और आपके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए हैं कि इसने लिख भी लिया, मतलब ये आप सोच रहे हो और वो लिखी जा रहा है। और फिर होता है ये, कई दफ़ा वो शीट भी टर्न कर लेते हैं और आप कहते हो ओह सत्यानाश, मैं तो अभी पहली शीट पे बैठा, मैं तो अभी एक लाइन नहीं लिखी, और उसका प्रेशर कैरी कर रहे होते हो। ह्यूमन बिहेवियर है, प्रेशर कैरी करते हो आप लोग एनवायरनमेंट का। इसलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि स्टूडेंट, ये बहुत आसान छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। स्टूडेंट को बीइंग अ प्रोफेशनल साथ वाले का पेपर देखना ही नहीं चाहिए, साथ वाला कौन बैठा है, बैठा रहने दो। बिलीव मी, आप लोग प्रेशर कैरी करते हो। समटाइम्स ऐसा भी होता है, आप लोग फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों को आई कैप का एग्जाम सेंटर्स का तो आइडिया हो ही गया, आप लोग बैठे हुए हो सपोज एक शादी हॉल में, शादी हॉल या इसलिए उन्होंने मैरिज हॉल ही फिक्स किए होते हैं। सो आप रोज़ में बैठे हो और वहाँ से पेपर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ और लोगों ने सर पकड़ना शुरू कर दिया, और आप उनके सर पकड़े हुए देख रहे हो, और जब तक पेपर आपके पास आता ना, आपका आधा मोरल तो दफन हो चुका होता कि यार पेपर बहुत मुश्किल है। आपने पहला सवाल भी नहीं पढ़ा लेकिन आपको एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया, एक फियर जो है वो डोमिनेट कर जाता फौरन से पहले आप पे। ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स बिहेवियर है। सो आपने फौरन से पहले कैरी कर लिया एनवायरनमेंट का प्रेशर। तो बेहतर ये है कि आप फोकस करो अपने डेस्क के ऊपर,
ये एक बड़ी अजीब सी बात है, आपको लग रहा है क्या बातें बता रहे हैं बैठ के, सब्जेक्ट पढ़ाने आया कि ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाने आया, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैटर करती हैं। आप में से आधे बच्चे वहीं फेल हो गए होते हैं, उसके बाद वो एम ही हाथ पाँव मार रहे होते हैं, डूब गए होते हैं वैसे ही। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, एग्जाम हॉल में पहले 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स, कम कर लो 30 मिनट्स कर लो, या 40-45 मिनट्स इज गुड। पहले 40 से 45 मिनट में या तो आप फियर पे डोमिनेट कर जाते हो या फियर आप पे डोमिनेट कर गया होता है। एग्जाम प्रेशर, फियर डोमिनेट कर गया होता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, या तो आप फेल हो गए होते हो या आप पास हो गए होते हो पहले 45 मिनट्स में। ठीक है, इतना ही टाइम लगता है। उसकी रीजन बताता हूं। आप इतना प्रेशर कैरी कर लेते हो कि आपको जो अच्छे सवाल आते होते हैं आप वो भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, जो अच्छे क्वेश्चंस आते हो, जो आप अच्छे कर सकते हो, और उनमें यही चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं। अर्ली स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन, कि कौन सा पहला क्वेश्चन पिक किया, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। ठीक है, साथ वाला कितना परेशान नजर आ रहा है, साथ वाला कितना स्पीड से लिख रहा है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रही होती हैं। सो ये 40-45 मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंस हैं, रखते हैं किसी भी पेपर में, प्रोफेशनल एग्जाम में। बाकी पेपर में टीचर्स बताएंगे वो आपने 45 मिनट्स कैसे क्रॉस करने हैं, मैं आपको इस पेपर का बताऊंगा कि पहले 45 मिनट्स कैसे क्रॉस करने हैं। ठीक है, सो हम वापस आते हैं जरा थोड़ा सा। अनप्लान्ड आंसर, आप लोग सोचते नहीं हो, सिर्फ लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड आउट नहीं करते। आज से एक हैबिट बना लो, किसी भी पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा खाली इस पेपर में, कैफ स्टेज के ऊपर, फाइनल स्टेज के ऊपर जो भी पढ़ रहे हो, सिर्फ 2 दफा क्वेश्चन पढ़े बगैर पेपर पेन नहीं उठाना, दैट्स ऑल। अपनी हैबिट बना लो। ये तो फिर यहाँ पे कैफ स्टेज में तो फिर थोड़ा सा गुजारा हो जाता है अगर ऐसी हैबिट ना भी बनाई हो। फाइनल स्टेज में तो बिल्कुल नहीं होना। आपने पेन उठाया मतलब पक्का कुछ गलत ही लिखोगे अगर आपने सोचे समझे बगैर उठाया। प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम एक रूल यूज करते होते हैं, टेक्निकली डिफरेंट रूल है लेकिन 1.8 का रूल है, मैं 2 मिनट से अप्लाई करता हूँ। से कि 1 मार्क के लिए मेरे पास 2 मिनट है, अज्यूम करता हूँ 8 मिनट्स में मैंने ये सवाल सॉल्व करना है। 2 मिनट से लगाओगे तो अल्टीमेटली 3 घंटे पूरे हो जाते हैं। तो मैंने उस हवाले से 1 मार्क के लिए 2 मिनट है, ये रूल है आपका। 1.8 मिनट कहते होते हैं वैसे, लेकिन 2 मिनट्स इज द मैक्सिमम लिमिट। सो आपने एक 4 नंबर का सवाल 8 मिनट में सॉल्व करना है, वरना कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, पेपर पूरा नहीं होगा। अच्छा, पहले ये बता दूं, ये भी डर निकाल दूं कि क्या बिजनेस लॉ का पेपर कंप्लीशन में कोई इशू आता है, टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी पेपर होता है और टाइमली कवर हो जाता है। डन, ठीक है जी, इसमें परेशान होने की बात नहीं कि मेरी स्पीड स्लो है, मैं सोचता ज़्यादा हूँ, नहीं, कुछ नहीं होता, तब भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सो अब 8 मिनट्स को यूटिलाइज करना है। आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट जो सबसे पहली गलती करते हो, फौरन से पहले एक दफ़ा सवाल पढ़ते हो, जो पहला आंसर जहन में आता है फौरन से पहले एग्जीक्यूट कर देते हो, लिखना शुरू कर देते हो। फिर आधे रास्ते में जाके याद आता है, ओहो ये वाली बात तो अब समझ आई है, ये तो गलत लिख दिया। फिर ऐसे सियाने हो कि काटते नहीं हो कि टाइम ज़ाया होगा, घुमाते हो स्टोरी को पूरा, रोटेट करने की यू टर्न लेते हो पूरा, और यू टर्न लेके अपने कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हो जहां पे आना होता है। लेकिन आप जब भूल जाते हो कि पढ़ने वाला भी सियाना है, वो जब पढ़ने बैठते हो उसे समझ आ जाती है कि आप विदाउट प्लानिंग स्टार्ट हुए थे, मिडल में आके आपको क्वेश्चन समझ आया और आपने वहां से यू टर्न लिया। बात समझ आ रही है? सो ये बेसिक गलती है जो सिर्फ रीडिंग की वजह से आती है। तो पहले जिंदगी में याद रखना, इस पेपर को पास करना, या किसी भी लॉ के पेपर को, स्पेशली अकाउंटिंग में तो आप इतने डरे होते हो 2 दफा सवाल पढ़ ही लेते हो, ठीक है। सो चलो 2 दफा ये डरे ना भी हो तब भी समझ ही नहीं आता, पहली दफा दूसरी दफा पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट है, वो आप कर ही लोगे। लॉ के पेपर में, किसी भी लॉ, आपका कॉम्बिनेशन यही है ना, अकाउंटिंग और लॉ का पेपर। लॉ में अब आप टैक्स कह लो या फिर बी लॉ कह लो या सी लॉ कह लो, है तो लॉ ही। लॉ के पेपर में अपनी हैबिट डेवलप कर लो कि 2 दफा क्वेश्चन पढ़े बगैर सॉल्व नहीं करना, क्योंकि पहली दफा जो सोल्यूशन ज़हन में आएगा, सेकंड टाइम जब दोबारा रीड आउट करोगे तो या तो अपने पहले सोल्यूशन को सर्टिफाई कर दोगे कि यार बिल्कुल ठीक सोचा, यही आंसर बनता है, 100% श्योर हूँ, या फिर फौरन से पहले एग्जामिनर का कहीं गिवन ट्रैप जो होगा वो पकड़ लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ यहाँ पे ट्रैप कर रहा है मुझे यहाँ से बचना है, या आंसर चेंज हो जाएगा। सो ये 2 फायदे होने वाले हैं इस रीडिंग से। तो रीडिंग, ट्वाइस रीडिंग, 2 रीडिंग्स मैक्स मिनिमम आपने क्वेश्चन की करनी है, फिर आपने अपना पेपर या अपना पेन उठाना, ये हैबिट बिल्ड कर लो, ठीक है। सेकेंडली,
प्लानिंग में एक चीज शामिल है कि अपने आंसर को प्लान कर लो। ये कैसे होगा ये मैं सिखाऊंगा अभी, ये प्लानिंग कैसे होगी। अपने टाइम का कुछ हिस्सा आपने प्लानिंग पे स्पेंड करना है। जैसा 8 मिनट्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि अपने 3 से 4 मिनट आप प्लानिंग पे स्पेंड करोगे। 3 to 4 मिनट्स यहां स्पेंड करो। सो ये दोनों काम हो गए 3 to 4 मिनट्स में। रिमेनिंग 4 मिनट्स बहुत हैं, रिमेनिंग 4 मिनट्स बहुत हैं एग्जीक्यूशन के लिए। लिख लोगे यार, गारंटी कहता हूं लिख लोगे। जब एक दफा सोच लिया उसके बाद आपका माइंड स्विच ऑफ हो जाएगा और बस आपने एग्जीक्यूशन करनी है। एग्जीक्यूशन 4 मिनट में हो जाएगी। अदरवाइज 8 मिनट क्वेश्चन के राउंड राउंड घूमते रहोगे, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? सो प्लानिंग इस लेवल तक इंपॉर्टेंस रखती है इस पेपर को पास करने में। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक आगे चलूं। देन एलिमेंट्स मिसिंग, ये मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये इंशाल्लाह इस पे बहुत डिटेल बात करेंगे। प्रोविजन ऑफ लॉ कैसे सिलेक्ट करनी है, उसको केस स्टडी के साथ लिंक कैसे करना है, मुझे कंक्लूजन तक कैसे पहुंचना है और क्या कंक्लूजन लिखना है। तीनों के मैथमेटिकल मार्क्स हैं। क्लियर? आपने प्रोविजन लिखी, लिंकेज नहीं की, मार्क्स कट गए। मैथमेटिकल हैं, कट गए। आपको प्रोविजन और कंक्लूजन के नंबर मिलेंगे। फिर आप बेशक घर आके को मैंने तो आधे पेज पे सवाल लिखा था, मैंने तो एक पूरे पेज पे सवाल लिखा था, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कहानियों के कोई नंबर नहीं। क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी। समटाइम्स स्टूडेंट इनकरेक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत रेयर चांस होता है क्योंकि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के अंदर प्रोविजन गलत सेलेक्ट नहीं करता। ये इतना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं रहा। पहले होता था जब F3 का सब्जेक्ट था, अब नहीं रहा। सो अब स्टूडेंट ऐसी गलती बहुत कम करता है। वो जान के उसे समझ आ जाती है प्रोविजन ऑफ लॉ, फिर आगे करके गलत करता है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। पुअर लिंकेज विद द केस स्टडी, ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली करता है, लिंक नहीं कर पाता केस स्टडी से। अब आप लोगों ने ना केस स्टडी की लिंकेज ऐसे समझी हुई है कि अगर मिस्टर सलमान का नाम गिवन है ना, तो बस जहां जहां ही यूज करना है ना, वहां पे मिस्टर सलमान का नाम लिख देते हैं। ये हमने आदत बनाई होती है। ये लिंकेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन ऑफ लॉ में कहीं ही यूज ही नहीं होना। हमने तो डिफरेंट टेक्निकल जार्गन्स इस्तेमाल करने हैं, तो उनमें जब आपने फिट करने की कोशिश करते हैं तो इनफैक्ट आप प्रोविजन ऑफ लॉ का सत्यानाश कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी थोड़ा सा खुद लिखने की। अगर आप मेमोराइज करते हो, अगर कोई मेमोराइज नहीं करता, किसी को तकलीफ है मेमोराइज करने से कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उससे नहीं होते, तो बहुत अच्छी बात है, खुद लिख ले। इस पेपर को याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एग्जामिनर बोलता है। क्लियरली डायरेक्टिव्स में लिखा हुआ है कि हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट रिप्रोड्यूस करे, हम बस ये चाहते हैं जो वो लिखे उसमें इसेंस डैमेज ना करे, मतलब जो अंडरलाइन मीनिंग है उस प्रोविजन ऑफ लॉ का वो डैमेज ना हो, बाकी अपने पास से लिख सकता। ठीक है, जीता जागता सबूत मैं खुद भी हूं। मैंने कभी लॉ को जहमत नहीं की याद करने की, मुझसे नहीं होता था। ठीक है, मुझसे नहीं होता था। मुझे प्रोविजन ऑफ लॉ समझ आती थी, मैं जहमत करके खुद लिख लेता था। हाँ, ये जरूर एफर्ट करनी है कि एक दफा इंश्योर करवा लो कि आप जो लिख रहे हो क्या वो सही लिखते हो, ये मैटर करता है। सो किसी भी स्टेज के ऊपर मुझे कभी लॉ का पेपर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सो ऐसे कई स्टूडेंट मेरे जैसे भी होंगे। जब मैं भी था, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, बल्कि कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट मुझे जानते भी हैं जो पुराने हैं। मैंने PhD की हुई है। ठीक है, मैंने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में PhD की हुई है। ठीक है, कोई अकाउंटिंग का पेपर CA में ऐसा नहीं था जो मैं एक दफ़ा में पास किया हो। ठीक है, दूसरी दफ़ा, पहली दफ़ा तो मैं देखने जाता था, दूसरी दफ़ा मैं करने जाता था, लेकिन वो मानते नहीं थे। फिर को तीसरी चौथी दफ़ा जाके अकाउंटिंग का पेपर मेरा पास होता था। ठीक है, सो बहुत एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ये कहे कि मेमोराइज़ करना ज़रूरी है, तो मैं उस चीज़ से ज़रा आपको बाहर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और जो मेमोराइज़ करना चाहता है वो करे, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जी, माना नहीं, बुरा मना गया, चलो अच्छा जी। सो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, सो मैंने आपको पहले ही उस पॉइंट के ऊपर गाइड कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। जी, बुक कौन सी करनी है? अच्छा जी, मैंने ICAP की बुक में एक एफर्ट की है और काफ़ी डेडली एफर्ट थी इस पिछले 1 महीने में
कि मैंने ICAP की बुक को मॉडिफाई कर दिया है। ICAP की बुक को मॉडिफाई इस एंगल से किया है कि उसकी जितनी भी प्रोविजन ऑफ लॉ थी कोशिश की है कि उसको ईजी वर्ड्स के अंदर कीपिंग इन व्यू कि उसकी एसेंस डैमेज ना हो, मैंने उसकी पूरी बुक को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अलॉन्ग विद पास पेपर हाईलाइट कर दिए हैं, अलॉन्ग विद कि उसमें जो करंट अटेम्प्ट के पास पेपर थे वो मैंने ऑलरेडी इनबिल्ट कर दिए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। सो इसका मतलब है जो 2022 की अटैम्प्ट देखो, अभी तक एक चीज़ और समझ लो, अभी तक पहली अटैम्प्ट चल रही थी कैफ 3 की, ठीक है, जब ये 2 सब्जेक्ट्स थे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे, बिजनेस लॉ 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का कंपनी लॉ। उसके बाद अभी जब ये स्प्लिट हुआ बिटवीन कैफ 4 एंड कैफ 7, उसके बाद से 2 अटैम्प्ट्स आई हैं, एक मार्च की 2022 और एक रीसेंट अटैम्प्ट जो अभी गुजरी है 2022 सितंबर की। इसमें से ये वाली अटैम्प्ट जो है ये ऑलरेडी जब आप ये बुक ले रहे होगे कॉपियर से, ठीक है, तो उसमें इनबिल्ट हो चुकी है, ठीक है। ICAP की अपनी बुक भी गिवन है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी मॉडिफाइड बुक से ही पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने जितनी ईज मैं क्लास में करवाता था, मैं कुछ नहीं करता था, मैं जो क्लास में काम करवाता था प्रोविजन ऑफ लॉ को ईजी वर्ड्स में लिखवाता था, राइट डाउन करवाता था, उसमें टाइम इन्वेस्ट करता था, मैंने वो ऑटोमेटिकली सारे का सारा काम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर बुक के अंदर बिल्टअप कर दिया, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास में मॉडिफिकेशंस की। क्लियर? रेलिवेंट एग्जाम्पल्स जो थी वो डाल दी हैं, रेलिवेंट इररेलेवेंट को निकाल दिया है। इसके अलावा हम MC कुचल, एक इंडियन ऑथर था, उसकी बहुत अच्छी केस स्टडीज़ थी, कुछ वो केस स्टडीज़ मैंने बिल्टअप की हुई हैं, समराइज़ की हुई हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा कॉपियर के साथ ही, वो इनके अलावा होगा, तो वो आप लोग कलेक्ट कर लोगे। वो सिर्फ इस हद तक है कि वो प्रोविजन ऑफ लॉ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स कंटेंट की जो बुक रहेगी वो ICAP की स्टडी टेक्स्ट ही रहेगी विद मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। तो आप जब कलेक्ट कर रहे हो कॉपियर से तो उसे कहिएगा कि मॉडिफाइड वर्जन जो है सलमान की जो बुक है वो दे दें, ठीक है। सो आपके लिए हेल्प आउट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा ICAP के काउंसिल मेंबर्स ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं एग्जामिनर्स को कि आपने ICAP की बुक सामने रखनी है जब आपने पेपर बनाना है, दैट्स ऑल। तो इसीलिए ICAP की बुक दी बेस्ट बुक। अच्छा, उसकी क्लियर रिफ्लेक्शन इस अटैम्प्ट में नज़र आई है, सितंबर वाली अटैम्प्ट में जो रिसेंट हुई है। इसमें उसने कुछ MCQs ऐसे पूछे हैं जो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ICAP की बुक के अंदर जो लाइंस गिवन थी वही उठा के MCQs के तौर पे उसने प्रेजेंट की हैं पेपर के अंदर। क्योंकि मैं MCQs का सलूशन दे रहा था बच्चों को, तो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि उसने इस हद तक चला गया ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि ICAP की बुक मैंने यूज़ की है एग्ज़ाम के लिए। बात समझ पा रहे हो? सो ICAP की बुक की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया। सो ये मैंने वही लिखा हुआ है अपनी उस्तादी कि मैंने उसको चेंज कर दिया, प्रोविजनल लॉ को आसान कर दिया है। अच्छा, टॉपिक वाइज जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर 1 के अंदर से मैं कहता हूँ 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो वो 5 क्वेश्चन पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके आगे उसकी अटेम्प्ट नंबर, उसके मार्क्स मेंशन होंगे बुक के अंदर, ठीक है जी, कि लाइक कौन से किस अटेम्प्ट का पेपर है और कब आया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रिव्यू करवा दूं, अगर पॉसिबल हो यहाँ पे सो लाइक दिस, अगर फॉर एग्जांपल ये चैप्टर 2 है, जस्ट अ मिनट, ये कौन सी बुक, अच्छा 7 है, सॉरी। लाइक दिस, आप जब ये बुक पढ़ रहे होगे तो जहां पे हमारे पास जैसा फॉर एग्जांपल ये टॉपिक खत्म करने के बाद हमारे पास, अच्छा ये नहीं शो हो रहा, ओके, वो क्लोज करनी पड़ेगी शायद, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 1 पढ़ते हुए, से चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2 पढ़ते प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा तो आगे उसका ऑटम अटेम्प्ट नंबर, ठीक है, वो कितने मार्क्स का है वो मेंशन हुआ करेगा, ठीक है। इधर मार्क्स शायद मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं, शायद इधर मार्क्स मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, बाकी में शायद हूँ, हाँ नहीं यहाँ पे इसमें नहीं होंगे मार्क्स। अच्छा चलो, इसके मार्क्स भी मेंशन होंगे, इस वाले में शायद फॉर्मेट में नहीं अवेलेबल। सो इस तरीके से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन सी अटेम्प्ट में पेपर आया हुआ है
और किस लेवल की टेस्टिंग हुई है। ठीक हो गया, क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। सो ये बुक आपको वहाँ से मिल जाएगी, है ICAP की बुक ही, जिसे मैंने पहले कहा मैं क्लेम किया है। ICAP की बुक इसलिए ज़रूरी है कि उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ICAP का एग्जामिनर जो है वो बहुत सियाना हो गया और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, रीसेंट अटेम्प्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ले जी, अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पासिंग रेशियो क्या थी और अब क्या है। ले जी, कैफ 3 जब ये ओल्ड स्कीम थी 2 अटेम्प्ट पहले, तो पासिंग रेशियो थी 30%। हाँ, इम्प्रूव हो के अब आप देख लो कि मार्च अटेम्प्ट का अभी तक स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है ना, इसका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया। इस अटेम्प्ट का जो पासिंग रेशियो था दैट वाज 45%। सो इम्प्रूव हो गया है। इसका मतलब है, मैं आपको पहले भी जिस तरह कह रहा था कि ये पेपर आसान हो गया है आफ्टर द स्कीम। तो मैंने लिखा भी वही, आफ्टर चेंज इन स्कीम दिस पेपर इज द मोस्ट ईजीएस्ट पेपर। पहले नहीं था, पहले वो कुछ एरिया टेक्निकल थे। उसने क्या किया, मैं आपको एक छोटी सी मज़ेदार बात बता देता हूँ। उसने जो इससे पहले कैफ 3 में जो बुक इस्तेमाल होती थी उसमें कुछ चैप्टर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और बहुत टेक्निकल थे। स्टूडेंट वहाँ पे यूजुअली फंसता था उन चीज़ों को समझने में। जैसे मैं कहूँ, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एजेंसी की टाइप्स थी, उनमें फंसता था। एग्जामिनर ने सारा सिलेबस से निकाल दिया। कैफ 3 जब कन्वर्ट हुआ कैफ 4 में, तो उसने सारा सिलेबस से निकाल दिया। जो जो मुश्किल टॉपिक था वो सब निकाल दिया उसने। आई डोंट नो क्यों, लेकिन अभी तक, और हम लोग बीइंग टीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला जो पेपर होगा ये बड़ा कंफ्यूजिंग होगा, कि ICAP को खुद भी समझ नहीं आई कि उसने बुक गलत बना दिया। गलत बनाने से मुराद इजी कर दिया बहुत ज़्यादा। इतनी इजी एक्सपेक्ट नहीं करते कि मुश्किल वाले सारे टॉपिक्स निकाल दिए। इवन के वो चैप्टर्स तो निकाले जो चैप्टर्स शामिल भी किए ना, उनमें भी जो मुश्किल बातें थी वो भी निकाल दी। मतलब उसे इतना आप लोगों पे तरस आया, उसने कहा अच्छा ये भी निकाल दो। मतलब मैं, सॉरी बेटे बोलो। हाँ बेटे, बस बाकी भी हो जाएंगे, क्यों इतनी परेशान होते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया का कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। बिलीव मी। ये ICAP का है। अल्लाह माफ़ करे, मेरी क्लास का ये क्यों है, मेरी क्लास का ज़्यादा होता है। सो हमारी क्लास के इसलिए ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियस बात है। आप लोग, ये ओवरऑल है, ये उनमें वो स्टूडेंट भी शामिल होता है यूजुअली जो अटेम्प्ट नहीं दे रहा, वो स्टूडेंट भी शामिल है जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिस तक एक्सेस नहीं है। आप अभी सिटी में रहते हो ना, ज़रा सिटी से बाहर निकल के देखो, एक्सेस ही नहीं है। इस्लामाबाद तक चले जाओ तो आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत अलमिया है, लेकिन चलो, इट्स एनीथिंग। सो 45% ICAP के स्टैटिस्टिक्स हैं जो उनके ICAP के बच्चे पास हुए हैं। ICAP में जितने एनरोल्ड हुए उसमें से जितने पास हुए 45%। अच्छा, सिग्निफिकेंट चेंज है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। रेलिवेंट वंस ऑलरेडी इंक्लूड। अच्छा, अब आप एक और चीज़ गौर करो, जैसा मैंने कहा सिलेबस में बहुत चेंज आया है। मल्टीपल चैप्टर्स निकाल दिए, मल्टीपल चैप्टर्स में से कंटेंट निकाल दिया। और डराने के लिए ICAP की बुक में टोटल 18 चैप्टर्स हैं। अगर आप लोगों को भी देखेंगे बुक, तो टोटल चैप्टर 18, ठीक है। उस 18 चैप्टर का किया क्या है, पहले कैफ 3 में एक चैप्टर था नेगोशिएबल एक्ट, एक एक्ट है, एक चैप्टर होता था, उसको ब्रेक करके 2 चैप्टर बना दिए। पार्टनरशिप का एक चैप्टर होता था, ब्रेक करके 3 चैप्टर बना दिए। मतलब डराने के लिए चैप्टर ज़्यादा कर दिए, वरना चैप्टर कम ही है। अगर टेक्निकली देखो तो एक एक्ट है, से आप लोगों ने 2-3 मेजर एक्ट पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट। ये पहले एक एक चैप्टर था, उन्होंने इसको, नहीं सॉरी ये नहीं, ये 2, ये एक एक चैप्टर था, उन्होंने बना के इसको 5 चैप्टर बना दिया। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ये इनफैक्ट एक चैप्टर होगा, उसके 3 हिस्से कर दिए, छोटे कर दिए चैप्टर। बात समझ पा रहे हो? तो डराने के लिए 18 चैप्टर है, टेक्निकल 18 नहीं है। बात समझ आई? सो अब जब इस तरह का सिलेबस में चेंज आया, तो जो यहां पे पास पेपर्स थे पुराने इस कैफ 3 के, मोस्टली पास पेपर आउटडेट हो गए। रीजन बताता हूं, ये देखो कैफ 3 का पेपर 100 मार्क्स का होता था, जिसमें से 30 MCQs होते थे। 70 मार्क्स का पेपर टेक्निकल होता था। अब 70 में से 35 मार्क्स बी लॉ से आते थे और अप्रॉक्सीमेटली 35 मार्क्स सी लॉ से आते थे। 70 बनते हैं ना? हाँ, पूरे हो जाते।
सो 70 मार्क्स का ये सिनेरियो था। अब 35 मार्क्स में से पेपर सेट होना है, तो एग्जामिनर उन एरियाज को हिट करता था बी लॉ में जो एरिया टेक्निकल थे, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, वो सारे निकाल दिए एग्जामिनर ने, वो सारे निकाल दिए सिलेबस से। तो जब सिलेबस से निकल गए तो पास पेपर तो आउटडेट हो गए फिर सारे। इसका मतलब आप जब पुराने पास पेपर्स देख रहे होगे तो आपको पता लगेगा अच्छा ये वाला तो रेलिवेंट ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला प्रोविजन ही हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बात समझ आई है? सो आखिर में मैं आप लोगों को कुछ कंपाइलेशन दूंगा 2-3 अटेम्प्ट्स की इससे पीछे, यानी ये 2 अटेम्प्ट्स तो हम कर रहे होंगे, इसके अलावा जो पुरानी अटेम्प्ट्स हैं सारी, वो सारी ऑलरेडी आपके पास पे आपकी बुक के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन की शक्ल में इंक्लूडेड है। जब अभी जो मैंने आपको दिखाया ऑटम इतने का 2015 का, तो वो पुराना पेपर है लेकिन उसका क्वेश्चन रेलेवेंट है तो वो इंक्लूडेड है। सो बुक के अंदर जितने पास पेपर पुराने थे, रेलेवेंट थे, वो ऑलरेडी आपकी बुक में इंक्लूडेड है। सो आप बुक के साथ साथ पास पेपर भी कर रहे होगे। बात समझ आई? सो वो जो एक रहता है ना स्टूडेंट को हमेशा कि यार हम पास पेपर की प्रैक्टिस कब करेंगे, तो हम शायद दूसरे तीसरे दिन से ही पास पेपर की प्रैक्टिस, जो होमवर्क मिलेगा वो भी पास पेपर का ही मिलेगा। एग्जाम्पल घर से करने के लिए कभी नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल मैं कभी घर से नहीं कराता, इधर ही करवाऊंगा एग्जाम्पल। प्रैक्टिस क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा। बात समझ आई है? सो आप हार्डली मैं शायद 3 दिन पढ़ा लूंगा, 4 दिन पढ़ा लूंगा, उसके बाद मैं पास पेपर पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो 3-4 दिन के बाद पास पेपर स्टार्ट, प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है, और आपको पता चल रहा होगा कि आज आप कौन सी अटेम्प्ट का पास पेपर करके आए हो घर से। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। लो जी, इस एलोकेशन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलोकेशन है कि जो पास कराने के लिए पेपर क्या करना है, पेपर पास कैसे करना है। ये जिससे मैंने अभी आप शुरू में एक चीज क्वेश्चन को होल्ड किया था कि फर्स्ट 40 to 45 मिनट्स आपने कैसे यूज करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए क्या करना है, मार्क्स एलोकेशन में देखो तो आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस लॉ के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पुराने जमाने का, वो 1902 का। नेगोशिएबल एक्ट 1881, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लीगल सिस्टम के ऊपर एक चैप्टर है, और फिर कुछ छोटे छोटे से चैप्टर्स जब इसको ब्रेक किया कैफ 3 को, तो कुछ नए चैप्टर्स इंक्लूड किए, कुछ नए एक्ट्स इंक्लूड किए आपके सिलेबस के अंदर, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, हम नवाज शरीफ को बहुत डिटेल में याद करवाएंगे। ठीक है, नवाज फैमिली को, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स हैं, ठीक है, और कंपटीशन एक्ट है। ये 3 एक्ट उन्होंने नए ऐड किए। मार्क्स एलोकेशन जरा देखें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 50 मार्क्स आते हैं, नेगोशिएबल 15, पार्टनरशिप 15, लीगल सिस्टम 5 to 7 मार्क्स, और बाकी इन 3 एक्ट्स में से जो नए ऐड किए हैं उसमें से 15 मार्क्स। अप्रॉक्सीमेटली ये 100 मार्क्स बनते हैं। ऐसे ही है जी, वो 5 to 7 थोड़ा सा चेंज है, ग्रिड में स्लाइड चेंजेस आ सकती हैं। मतलब एग्जामिनर अगर 5 नंबर पूछेगा तो वो 5 पूछ सकता है, वो 3 भी पूछ सकता है, वो 2 भी पूछ सकता है, ये उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो ज़्यादा भी पूछ सकता है। ये ग्रिड सिर्फ एक एलोकेशन है कि स्टूडेंट ने किसी एरिया को कितना तैयार करना है, लेकिन एग्जामिनर इस ग्रिड से डेविएट कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, मोस्टली थोड़ा सा करता है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर देता है, वो इतना खैर है। अच्छा, अब जरा चैप्टर देखो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक, टोटल बनते हैं 9 चैप्टर्स। फिर इसी तरह निगोशिएबल एक्ट 15 मार्क्स आने हैं, 14-15 चैप्टर नंबर, 2 चैप्टर्स 15 मार्क्स। पार्टनरशिप एक्ट 15 मार्क्स टेस्ट होने हैं, और हर, अच्छा ये ऐसा है कि हर दफ़ा इतने ही टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिख दिया तो शायद गलत लिख दिया, इसमें से कम नंबर आते होंगे, नहीं, 15 तक टेस्ट करता ही करता है। 11, 12, 13 चैप्टर जो हैं, ये 3 चैप्टर पार्टनरशिप के चैप्टर हैं। जैसा मैंने कहा ये एक चैप्टर होता था, उसने इसको ब्रेक करके 3 बना दिए। ये एक चैप्टर होता था, ब्रेक करके 2 बना दिए। बात समझ आ रही है? देन लीगल सिस्टम चैप्टर नंबर 1, ये 3 चैप्टर 16, 17 और 18। यहाँ तक समझ आई बात की? अच्छा, अब एक और छोटी सी एलोकेशन वो समझ लो, पढ़ो यहाँ पे, बस एक लास्ट एलोकेशन कि अब इस पेपर को पास करना कैसे है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सोचना नहीं पड़ता, आपका दिमाग कम इस्तेमाल होता है, याद किया होता है, फौरन से पहले पेन उठाते हो लिख देते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वो एरिया है।
और जिस तरह मैंने एलोकेशन की कि आपको शुरू में एलोकेशन दिखाई कि 100 मार्क्स हैं टोटल, जिनमें से 15 मार्क्स के तो MCQs हैं, रिमेनिंग बचे 85 मार्क्स। अब इस 85 में से मैंने डिस्क्रिप्टिव शो किया आप लोगों को 34 और बाकी केस स्टडीज थे 51। बेटा देखो, अब मैं पास करने की टेक्निक बनाने लगा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन MCQs, 15 मार्क्स आपकी पॉकेट में। इसका मतलब है आप MCQ सॉल्व करोगे, 15 मार्क्स का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा पेपर के अंदर, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल नहीं है ना, केस स्टडी नहीं, कुछ लिखना नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सेकंड, आपका एक चैप्टर है लीगल सिस्टम का, बल्कि मैं इसको नाम नहीं लिखता, मैं यहां पे चैप्टर लिख देता हूं। चैप्टर नंबर 1 लीगल सिस्टम, 5 से 7 नंबर डिस्क्रिप्टिव। केस स्टडी नहीं आती इस पेपर चैप्टर से, चैप्टर ही ऐसा है, केस स्टडी आ ही नहीं सकती। डिस्क्रिप्टिव 5 मार्क्स का, आंखें बंद करो, क्वेश्चन नंबर 2 यही होता है। और कोई सवाल देता भी नहीं, तरतीब भी वही रखी हुई है उसने, तरतीब भी चेंज नहीं करता, ऑर्डर भी चेंज नहीं करता कई दफा। सो क्वेश्चन नंबर 2 लीगल सिस्टम का है। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, केस स्टडी के अंदर कहीं डेविएशन नहीं होगी, कोई ट्रैप नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी, आपने आंसर लिखना है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो कंडीशंस हो सकती हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सो चैप्टर नंबर 1 से कितने मार्क्स आ गए पॉकेट में? 5 मार्क्स। अब देखो यहां पे ये जो 3 चैप्टर्स हैं 16, 17 और 18, ये 3 नए एक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं और कहने को ये 3 चैप्टर हैं, और हार्डली इन चैप्टर की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हर चैप्टर 3 पेजेस का है, मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस का, क्योंकि पूरा एक्ट शामिल नहीं किया गया आपके सिलेबस में, सिर्फ डेफिनेशन और इनिशियल 1-2 सेक्शन ऐड किए गए हैं, बस पूरे एक्ट्स ऐड नहीं किए गए आपके सिलेबस में। 2 या 3 पेजेस का मैक्सिमम चैप्टर, मैक्सिमम। और इन 3 चैप्टर्स में से पेपर कितना आना है? 15 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18, 15 मार्क्स का पेपर यहां से आना है। ठीक है, समझ आ रही है? और डिस्क्रिप्टिव, प्रैक्टिकल नहीं आना क्योंकि डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल क्या पूछेगा? इनिशियल एनेक्सर्स हैं जिनमें कंटेंट लिस्ट लिखी हुई है, क्या पूछ लेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, लिखे हुए हैं सामने। प्रैक्टिकल पेपर नहीं आ सकता, चैप्टर्स की नौयत ऐसी है क्योंकि आपके सिलेबस में उसका टेक्निकल एस्पेक्ट शामिल ही नहीं किया गया आपके एरिया में। मैं आपको बता रहा हूँ कितना आसान पेपर है ये। ठीक है, सो 4-4 पेजेस का चैप्टर है और 15 मार्क्स आपको देके जाएगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए अब तक? 35। और 35 मार्क्स को जरा 1.8 से मल्टीप्लाई करो, जो मैंने मिनट्स बताई है 2 से मल्टीप्लाई कर लो कि 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट्स जी 70, यानी 1 घंटा 10 मिनट। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ याद किया हुआ रिप्रोड्यूस करना, क्वेश्चन ढूंढने हैं और क्लियरली गिवन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मिक्स होंगे, क्वेश्चन सामने नजर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 यही होगा, और तीनों पार्ट्स एक में ही पूछे होंगे उसने, यानी पूरा 15 नंबर का सवाल वही होगा। आपको फौरन पता लग जाएगा ये चैप्टर 16, 17, 18 से आया है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पे है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे है, जिस पे भी है। बात समझ पा रहे हो मेरी? सो ये MCQ सॉल्व किए, ये 15 मार्क्स को पॉकेट में डाला, 5 मार्क्स को पॉकेट में डाला। डिस्क्रिप्टिव पूरा घंटा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वो 1 आवर होगा जिसके अंदर आप फियर से जो एग्जाम का प्रेशर है उससे निकल जाओगे। उसके बाद तो आप वैसे ही लड़ाके हो जाते हो, वैसे ही बता रहा हूँ, स्टूडेंट लड़ाका हो जाता है। उसके बाद तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस को भी हैंडल कर लेता है। सिर्फ पहला घंटा होता है जिसमें आप लोग ना, आपका दिमाग और आपका हाथ साथ नहीं दे रहा होता, अलाइन नहीं हो रहे होते। उसके बाद तो आपका माइंड और आपका हाथ जो है वो अलाइन हो जाते हैं दोनों। बात समझ पा रहे हो? शुरू में लिखा नहीं जा रहा होता ना, जरा काम पर होते हैं हाथ। और वैसे ही पता नहीं फेयर ऑफ फेलियर क्यों इतना हावी हो जाता है आप लोगों पे, वरना तो यूजुअली फेलियर एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये समझता हूँ, बहुत कुछ देखे जाता है आपको। ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ सीखा अपने फेलियर से। हाँ, मैं आप कह सकते हो कि हाँ आप क्वालिफाई कर गया, बातें कर रहा है, लेकिन नहीं, मेरे पे भी वो प्रेशर रहा है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है फेलियर आपको सिखा के जाते हैं। ठीक है, सो अब मुझे ये पता है कम से कम कितने ही तरीके पता होंगे, 20 तरीके पता होंगे कि जिससे अकाउंटिंग फेल होती है।
पता है ना मुझे, किसी और को नहीं पता था, इवन कि कई अकाउंटिंग पढ़ाने वालों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है, क्यों, मैं बहुत दफा फेल हुआ। सो समझा ये रहा हूँ कि ये वो एरिया है जो 1 घंटा आपका गुजार जाएगा, आप उस फियर से निकल जाओगे, और उसके बाद जब आप फियर से निकल गए हो तो फिर टेक्निकल क्वेश्चंस भी, इसके बाद भी बताऊंगा कौन से चैप्टर सॉल्व करने चाहिए, अभी नहीं बता रहा क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। अभी तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट आवर से निकलना कैसे है। इस फर्स्ट आवर से निकलने की देर है, जीत गए पेपर वहीं पे, उसके बाद टेक्निकल भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइंड चलना शुरू हो गया होता है। इस पहले घंटे में माइंड भी जरा थोड़ा रुक रुक के चल रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है, एग्जाम में ऐसा होता है ना, शुरू का 1-आधा घंटा बहुत टफ होता है, आप माइंड, आपका हाथ अलाइन नहीं हो रहे होते, और आपको सिखाया जा रहा होता है इंटरमीडिएट लेवल पे क्वेश्चन वो करो जो बहुत अच्छा आता हो। मैं यहाँ बस ये थोड़ा सा फ़र्क सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन वो करो जिसमें दिमाग का इस्तेमाल ना हो, बस ये डिफरेंस मैं सिखा रहा हूँ। और उसके लिए हमारे सब्जेक्ट हमें हेल्प कर रहा है, एग्जामिनर की ग्रिड हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। और ये ऐसा है कि ये दोनों अटैम्प्ट्स जो रिसेंट गुजरी हैं, ये वाली मार्च सितंबर, ये दोनों इसी पैटर्न पे सॉल्व होती हैं, और मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इसी पैटर्न पे कि देखो करो, बताओ इसमें से कौन सा सवाल सॉल्व करें, तो आपको खुद समझ आएगी, अच्छा यार ये वाला तो हम वैसे ही कर सकते थे। इसके अलावा भी कई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। देखो अभी तक कितने डिस्क्रिप्टिव देखे हैं, 15 और 5 20, टोटल कितने आने हैं 34, रिमेनिंग 14 उनमें से भी, बाकी चैप्टर्स में से भी आने हैं, इनमें से इनका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, ये भी आसान है, ये तो आगे जाके बताऊंगा। अभी तो हमारा 1 आवर गुजर गया जो मैं समझाना चाहता था, 1 घंटा गुजर गया, आपका एक्यूरेट टाइम गुजर गया। तो यहाँ ये पास करने का तरीका है, स्मार्ट वे है टू गेट थ्रू दिस एग्जाम, क्लियर। इसके अलावा भी 14 मार्क्स अभी हमारे पॉकेट में होंगे जो हम कलेक्ट कर सकेंगे। अच्छा, वैसे एक लास्ट बात करता हूँ फिर कंक्लूड करता हूँ। एक बात याद रखो, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। एग्जाम मुझे याद कराइएगा, मैं किसी दिन पेपर अटेम्प्ट का तरीका डिस्कस करूँगा। ये पेपर के ऊपर आपको फॉर एग्जांपल 24 शीट्स की एक शीट मिलेगी। ये लॉर बोर्ड नहीं है, आपसे अगला पेपर मांगो तो आपको पिछला दिखाओ, पहले पिछला हो गया मुकम्मल, ठीक है, तुम्हें नई शीट नहीं मिलनी जब तक तुमने पिछले मुकम्मल नहीं किया। नहीं, ये ऐसा नहीं है, आपको 24 पेजेस की बुकलेट मिलेगी, ठीक है, नहीं मुकती, नहीं ख़त्म होती, 24 पेजेस बहुत है, ठीक है, लाइन छोड़ छोड़ के भी लिखोगे तब भी ख़त्म नहीं होती, ठीक हो गया। सो एक रूल हमेशा याद रखो कि हर पार्ट क्वेश्चन का नए पेज से स्टार्ट होगा, वरना एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, कैंसिल कर देगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, ईच पार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम द न्यू पेज। इवन कि आपका पार्ट ए सपोज यहां पे पहली लाइन में खत्म हो गया, तब भी आपने पार्ट बी इस पेज पे सॉल्व नहीं करना, आपने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करना। ये आईकैप का रूल है, वरना पूरा पेज काट देगा, चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पेज के ऊपर ना एक बॉक्स, आप उसमें लिखोगे क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, सॉरी 2 का पार्ट ए। अब यहां पे बी लिखने की जगह नहीं है, और आपका पेपर स्कैन होना है। स्कैन होने के बाद एग्जामिनर के पास जाना है मैकबुक के अंदर उसकी। तो अगर आपने ऐसी कोई हरकत की हुई, 2 को पार्ट एक पेज पे, उन्होंने उसको उधर ही काट देना है। एग्जामिनर के पास वो सोल्यूशन नहीं जाना आपका, वो पेपर क्या है, वो पेज कैंसिल हो गया, पेपर नहीं सॉरी, पेज कैंसिल हो गया। सो ईच पार्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ फ्रेश पेज। क्लियर? ये बात समझ आ गई। सेकेंडली, इवन कि कई दफा होता है ए का 1 पार्ट है और 2 पार्ट है, तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि इसको भी अलग-अलग पेज पे करो, कोई जरूरत नहीं इसको एक पेज पे करने की, वैसे कर सकते हो, लेकिन इसको भी अलग पेज पे करो, कोई मसला नहीं। तुमने पैसे दिए हुए हैं, एग्जामिनर ने तुमसे पैसे लिए हुए हैं पेपर चेक करने के लिए भी, उस पेपर देने के लिए भी, तो कोई मसला नहीं। तो आप फ्रेश पेज पे स्टार्ट करोगे जब भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पेज के टॉप पे भी एक बार कोड होगा, बॉटम पे भी एक बार कोड होगा। आपका पेपर फौरन से पहले स्कैन होना है आपके पेपर अटेम्प्ट होने के बाद। बात समझ आई? क्लियर? सो पार्ट सेम पेज पे स्टार्ट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, बहुत सी और रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे याद कराइएगा किसी दिन, फिर आप लोगों से डिस्कस करूं एग्जाम टेक्निक्स के हवाले से कि पेपर सॉल्व कैसे करना। नाम कोई यूज ना करे अपना, आर्टिफिशियल नेम भी इस्तेमाल। कई दफा होगा एग्जामिनर आपको कहेगा यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, एक सवाल आएगा यू मे अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, चल मैं अपना नहीं इस्तेमाल करता, साथ वाले दोस्त का कर लेता हूँ। वो दोस्त का तुमने नाम इस्तेमाल करना, उन्होंने पेपर कैंसिल कर देना। आर्टिफिशियल नेम का मतलब है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर विदी या ABC। मिस्टर अली मेरा दोस्त है, मैं तो सलमान हूं ना, कोई बात नहीं, अली इस्तेमाल कर लेता हूँ, आर्टिफिशियल नेम है। नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है,
ये रियल नेम है, पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल में ना मज़ेदार चीज़ आती है, क्यू लिखा आता है रिजल्ट वाले दिन, क्यू का मतलब है कैंसिल, ठीक है, पेपर चेक नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। सो रूल्स के अगेंस्ट जाओगे, इतना ही स्ट्रिक्ट है क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ही स्ट्रिक्ट है, बख्शता नहीं है किसी को भी। रिसेंटली अभी सीए फाइनल के कुछ बच्चों के पेपर कैंसिल किए हैं उन्होंने, ठीक है। ICAP ने पॉलिसी बनाई हुई थी कि आपने मिनिमम 2 पेपर शायद उठाने हैं, पिक करने हैं। उन बच्चों ने 1 पेपर पिक किया, जाए पेपर देके आ गए, पेपर पास भी हो गया। ICAP ने बताया तुम पास हो, पेपर कैंसिल। बिलीव मी, ICAP ने ऐसे ही बताया, पेपर पास, पेपर कैंसिल। तेरा पेपर पास है लेकिन अगली बार फिर नहीं देने, पेपर कैंसिल होगा या फिर पूरा पेपर कैंसिल करते हैं सिर्फ एक नाम लिख के कहीं पे भी? जी, पूरा पेपर कैंसिल होगा। ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए सही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ ICAP इतना ही लीथल है। ICAP रेगुलेटरी बॉडी है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ शेर जंगल का बादशाह है, ठीक है, ये जंगल भी उसका है और खुद भी वो जानवर है, ठीक है, तो बख्शेगा नहीं, खा भी जाएगा, ठीक है। सो उसके अलावा भी मुझे कुछ टेक्निक्स हैं, मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह लेटर ऑन गाइड करूंगा। सो अभी तक पास करने का तरीका समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए इस सब्जेक्ट के हवाले से, देन इंशाल्लाह। जी जी सर आपने कहा कि अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो उसमें भी पार्ट, हाँ, उसमें भी आगे पार्ट अलग पेज, फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। एक पेज पे लिख सकते हैं? नहीं, अलग से करो, क्या जरूरत पड़ी, पैसे नहीं दिए हुए, 4,000 5,000 रुपया लेना उन्होंने फी हिसाब से, तो क्यों उस पे। अच्छा आप लोग ये 24 अगर मुकम्मल कर लो, जो कि कभी नहीं होती, तो एक्स्ट्रा में भी तुम्हें 8 मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा लॉ बोर्ड की तरह एक पेज दे देंगे तुम्हें, ये लो रख लो, 8 पेजेस की बुकलेट दोबारा दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। सो इसलिए परेशान ना हो, पेजेस का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, खत्म करें, इंक्लूड करें क्लास। चलिए, अल्लाह ताला आप सबको सानिदा फरमाए इंशाल्लाह। कॉपियर से बुक कलेक्ट कर लीजिए।